साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की। भाई आज जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा आज की क्लास के अंदर, ये टॉपिक काफ़ी विचित्र है क्योंकि बात जो होंगी वो बहुत सामान्य है, आप सबकी जानकारी में है, बट समाधान आप सबके पास नहीं है। और समाधान केवल हमको कानून की जो बुक्स हैं वही मिल सकता है। और अगर बुक्स में सॉल्यूशन नहीं है तो इस पर जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की है वो हमें देखनी होती है। साथियों कई बार एक बेसिक क्वेश्चन आप सबका रहता है कि हम अगर केस को हार गए और हमें कन्विक्शन हो गया और हमको अपील करनी पड़ रही है और अपील भी हम हार गए और अल्टीमेटली मैटर जो है पेंडिंग है हाई कोर्ट के सामने रिवीजन में, या मैटर जो है पेंडिंग है बिफोर कोर्ट ऑफ सेशंस अपील में, और हमारा जो है राजीनामा हो जाता है, तो क्या हम राजीनामा करें? क्या कोर्ट हम पे पेनल्टी इम्पोज कर सकता है? अगर परिवादी मुकर गया तो हम बचाव क्या करें? चौथी इंपॉर्टेंट बात, कई बार ऐसा भी होता है कि अमाउंट देने के बाद भी कोर्ट हमें जेल भेज देता है, ये कहते हुए कि अमाउंट का देना अपने आप में ही एक्सेप्टेंस ऑफ लायबिलिटी है। तो वहाँ पर ऐसे क्या कानूनी प्रक्रिया है जिससे हम अपना बचाव कर सकते हैं? देखो बात कितनी सिंपल है, बट लॉजिकल नहीं समझी तो वहाँ पर नुकसान जो है आपका हो जाएगा। अमाउंट देने के बाद भी दोषी कहलाओगे, जेल पहुँच जाओगे। और कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसकी धज्जियाँ उड़ेंगे सो अलग। तो जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे इसके कई मुद्दे हैं। सबसे पहले कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस का कंसेप्ट क्या है एज फार एज सीआरपीसी एंड एनआईए इज कंसर्न, क्लियर है? दूसरी बात है कि कंपाउंडिंग का स्टेज क्या है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि परिवादी अगर हॉस्टाइल हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, अपना बचाव कैसे करें। और चौथी इंपॉर्टेंट बात है कि जब ये राजीनामे होते हैं तो हमें क्या क्या लिखापढ़ी प्रॉपर तरीके से कर लेनी चाहिए ताकि हमें कोई दिक्कत भविष्य में ना आए। क्लियर हो गया? बेसिक चीज़ें हैं, आपको समझनी पड़ेगी। सबसे पहले आप नोट करो जजमेंट का टाइटल। जजमेंट है BV शेषा वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना का। नोट कर लिया भाई? चलो अब अपन चलते हैं इसका अपील नंबर पे। इसका क्रिमिनल अपील नंबर है 7099/2018 और जजमेंट प्रोनाउंस किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वाइल एक्सरसाइजिंग क्रिमिनल अपीलेंट जुरिडिक्शन। साथियों जो बिंदु मैंने आपको बताए उन बिंदु में विशेषता जो है जोड़ दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। फैक्ट्स क्या थे कि इस केस में प्रोसीडिंग जो है इनिशिएट हुई सेक्शन 138 NI एक्ट में। पूरी ट्रायल के बाद जो अक्यूज था उसे कन्विक्ट किया गया। अक्यूज का अपना डिफेंस था, पर कन्विक्शन जो है वो अपील रहा कोर्ट ऑफ अपील तक। मामला जो है फिर हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग पेंडिंग रहने के दौरान इनका सेटलमेंट हो गया। अब इन्होंने एक डॉक्यूमेंट लिखा, उसका नाम था मेमोरेंडम ऑफ रिजॉल्व द डिस्प्यूट देमसेल्फ, जिसका क्लॉज नंबर 8 ये कहता है कि डिस्प्यूट जो है वो सेटल किया जाएगा एमिकेबली, मीन्स आपस में समझदारी रखते हुए ये मामला जो है वो सॉल्व किया जाएगा। और अगर ये मामला सॉल्व नहीं होता है तो इसको रेफर किया जाएगा आर्बिट्रेटर को। और क्लॉज नंबर 8 क्या बोलता है, ये कोर्ट ने यहाँ पर कोट किया, दैट एनी डिस्प्यूट अंडर दिस डॉक्यूमेंट शैल बी रिजॉल्व एमिकेबली। इन इवेंट द डिस्प्यूट इज नॉट रिजॉल्व इट शैल बी रेफर टू आर्बिट्रेटर। और उसका नाम भी जो है लिखा गया और उसका डिसीजन जो है फाइनल होगा और पार्टीज पे जो है बाइंडिंग होगा। और जब ये रेफरेंस होगा तो ये आर्बिट्रेटर जो है इस मैटर को सुनेगा और अवार्ड जो है पास करेगा। और जो उसका अवार्ड है वो आर्बिट्रेशन और जो कॉन्सलेशन एक्ट है उसकी जो प्रोसीडिंग्स है उससे जो है गवर्न होगा। और जो प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन है वो प्लेस नंबर X होगा। ये इनके बीच में जो है ये तय हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो कंसर्न कंप्लेनेंट है ये उस कॉम्प्रोमाइज़ से बाउंड था क्योंकि इसने इस राजीनामे को साइन कर दिया था, बट इसके बावजूद भी वो इस मैटर को रिजॉल्व करने में किसी भी रूप में जो है इच्छुक नहीं हुआ। तो कोर्ट ने कहा भाई ये बात गंभीर है। जब सेटलमेंट ही हो चुका है पार्टीज के बीच में, डिस्प्यूट रिजॉल्व होना है एमिकेबली, देन व्हाट इज अ प्रॉब्लम विद द कंप्लेनेंट। कोर्ट ने कहा इस सर्कमस्टेंसेज में जहां राजीनामा हो गया है और ये भी तय हुआ है कि डिस्प्यूट को हम सॉल्व करेंगे एमिकेबली, तो वहां पर किसी भी रूप में हम अक्यूज को जेल नहीं भेज सकते और ना ही उसे कन्विक्ट कर सकते हैं। कोर्ट ने यहाँ पर रिलाई किया इन द केस ऑफ मैसर्स मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कंचन मेहता के जजमेंट में। उसमें सुप्रीम कोर्ट का रेशो डिसेंडाई किया था कि द ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 ऑफ द NI एक्ट इज प्रिलिमिनरी अ सिविल डिस्प्यूट अ सिविल रॉन्ग एंड इट इज ऑल्सो अ कंपाउंडेबल ऑफेंस। और कोर्ट ने यहाँ पर अपने जजमेंट के स्पेसिफिक पैरा में ये एक्सट्रैक्ट भी किया है। दिस कोर्ट हैज नोटेड दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टैच्यू वॉज टू फैलिसिटेट स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। The provision is necessary as in many transaction check were issued merely as a device to defraud the creditors. The dishonor of check causes incurable loss, injury, inconvenience to the banking, public, financial institution, and apart from that, it also affects the credibility of such instrument. So that's why the prosecution is justified, but apart from that, it is a civil dispute, and that's why if subsequently amount is paid, in that scenario, it should be made compoundable.
तो कोर्ट ने कहा कि जब इनके बीच में एग्रीमेंट है तो इसका मतलब ये लिटिगेशन को सॉल्व करना चाहते हैं। जब लिटिगेशन सॉल्व करना चाहते हैं और सब कुछ क्लियर है तो वहाँ पर अगर हम कंटिन्यू करते हैं प्रोसीडिंग्स को, देन इट वुड बी अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। तो कोर्ट ने कहा कि जो कंप्लेनेंट है ये ड्यूली बॉन्ड है टू ऑनर द कॉम्प्रोमाइज़। अगर ऐसा नहीं करता है तो ये एक तरीके से जो अक्यूज है उसके राइट्स को अफेक्ट करने वाला होगा और उसका अनवारंटेड प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन होगा, जो किसी भी विधि की मंशा नहीं है। तो कोर्ट ने अपील्स को अलाउ करते हुए जो कन्विक्शन था उसको सेट असाइड कर दिया और ये कह दिया कि पार्टीज जो हैं एज पर द मेमोरेंडम अपना डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व कर लें। क्लियर है? तो साथियों कितना नेक जजमेंट है, कितनी हमें हेल्प जो है देने वाला है। और ये जजमेंट जो है हमें सिखाता है 10 बातें। कितनी बातें? 10 बातें। अब नोट कर लो जी। सबसे पहले बात, सेक्शन 138 एनआई एक्ट का जो ऑफेंस है ये एक सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, इट इज़ बेसिकली अ सिविल रॉन्ग और सिविल डिस्प्यूट। क्लियर है? यहाँ पर पनिशमेंट के प्रोविजंस क्यों रखे गए हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग चेक दे जाते हैं, वो चेक बाउंस हो जाते हैं, तो लोगों का विश्वास जो है उड़ जाता है। तो लोगों का विश्वास जो है बैंकिंग सिस्टम से ना उठे, जिस कारण पेनल प्रोविजंस को इंकॉर्पोरेट किया गया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज़ करने से आप ख़त्म हो गए या कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? तीसरी बात है, चूँकि कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति यहाँ पर होनी चाहिए तो कंपाउंडेबल ऑफेंस भी बनाया गया है इसको, जिसके लिए आप सेक्शन 147 एनआई एक्ट और सेक्शन 320 सीआरपीसी को भी देख सकते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट बात, जब भी डिस्प्यूट है और उसको आप रिजॉल्व करना चाहते हैं तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जरूर लिखाएं, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि सब कुछ राइटिंग में रहता है तो कोई हमें घबराने की जरूरत नहीं पड़ती है। पांचवी इंपॉर्टेंट बात, हो सके तो इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को कोर्ट में विद एफिडेविट जो है सबमिट कीजिए और ये लिखवा लीजिए कि हम इसके डायर कॉन्सिक्वेंसेस को भी जानते हैं अगर हम इसको फुलफिल नहीं करते हैं। नंबर 6, आप आर्बिट्रेशन क्लॉज को भी इंसर्ट कर सकते हो, है ये वैलिड है। और आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन एक्ट जो कि 1996 का एक्ट है, जिसके अनुसरण में आप सोल आर्बिटर को भी जो है अपॉइंट कर सकते हो, ताकि इन केस ऑफ डिस्प्यूट अगर मैटर सॉल्व नहीं होता है तो वो आर्बिट्रेटर जो है इस मैटर को सॉल्व कर सकता है। नंबर 7, कि जब भी आर्बिट्रेटर जो है काम करेगा तो ये गवर्न होगा बाय द प्रोविजन ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन एक्ट और ये अवार्ड जो है पारित कर सकता है। नंबर 8, इस तरह का अवार्ड जो है वो बाइंडिंग होगा और इन्फोर्सेबल होगा एज इफ इट इज़ अ डिक्री ऑफ द सिविल कोड। नंबर 9, अगर परिवादी राजीनामा के बाद भाग जाता है, अनड्यू बेनिफिट लेता है, तो उसको आप नोटिस कंटेम्प्ट का दो और इसके अलावा आप क्वेश्चनिंग और प्रोसीडिंग में जा सकते हो। नंबर 10, इसके बाद भी कोर्ट नहीं मानता है तो इस रूलिंग पर रिलाई करना है आपको। ये रूलिंग क्या कहती है कि जब मैटर में डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया है एंड एमिकेबली बोथ द पार्टी इंटेंड टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट, तो उस सिनेरियो में अगर कोई डिस्प्यूट सॉल्व हो रहा है किसी प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट से और उसमें कोई पार्टी जो है हॉस्टाइल हो जाती है और कोर्ट कई बार ये भी कहती है कि हम इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे, तो वहाँ पर ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो है बाइंडिंग है इवन ऑन दी कोर्ट्स, और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स पर रिलाई करके प्रोसीडिंग्स को रिजॉल्व और कंक्लूड या डिस्पोज ऑफ जो है वो किया जा सकता है। तो साथियों इंपॉर्टेंट जजमेंट है आपके राइट्स को लेकर। ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें चैनल से, ताकि आपको लीगल अपडेट्स जो है टाइम से मिलते रहें और आप अपने राइट्स को सिक्योर करते रहें। साथियों, अगर ज़िंदा रहना है तो आपको सावधान रहना पड़ेगा, अगर नहीं रहोगे तो कुछ लोग आपका फ़ायदा उठाकर आपका शोषण करेंगे, अल्टीमेटली आपको नुकसान बचाने की जो है वो स्थिति में रहेंगे। तो आपका बचाव आपके अपने हाथ में है। तो साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।